हेलो स्टूडेंट, आई एम शशि बाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं और आज का हमारा टॉपिक है रोबोटिक पेंटिंग। तो रोबोटिक पेंटिंग हमारी क्या होती है, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो रोबोटिक पेंटिंग में हमारा क्या होता है कि अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर ड्राइवन कंट्रोलर के द्वारा आपकी पेंटिंग अप्लाई की जाती है, आपकी कोटिंग अप्लाई की जाती है किसी भी सरफेस के ऊपर, तो वो हमारा रोबोटिक पेंटिंग में किया जाता है। और रोबोटिक पेंटिंग में आपको एक प्रिसाइज और एक हाईली फिनिश कोटिंग प्रोवाइड होती है। रोबोटिक पेंटिंग में आप जो भी हम मैनुअली स्प्रे टेक्निक यूज़ करते हैं या जो भी ऑटोमेटिक में जैसे रोटरी एटोमाइजर वगैरह का हम यूज़ करते हैं, उन सभी को आप रोबोटिक पेंटिंग के द्वारा ईजिली हैंडल कर सकते हैं। और मैनुअल की तुलना में आपको हाई एक्यूरेसी और हाई कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ स्प्रे गन और वेल माउंटेड ऑन अ रोबोटिक आर्म प्रोवाइड्स द एडवांटेज ऑफ मैनुअल एप्लीकेशन। जो हमारी स्प्रे गन होती है, तो स्प्रे गन या फिर जो हमारी वेल होती है वो क्या होती है, रोबोटिक आर्म के साथ माउंटेड होती है। यानी कि यहाँ पर एक रोबोटिक आर्म होता है जिसपे हमारी स्प्रे गन यानी जिससे आपको स्प्रे करना है, चाहे वो मैनुअल हो चाहे ऑटोमेटिक हो। तो चाहे वो मैनुअल हो, कोई आपकी स्प्रे गन हो या फिर आपका बेल हो यानी रोटरी एटोमाइजर हो, तो ये आपकी रोबोटिक आर्म के साथ क्या होती है, रोबोटिक आर्म पे स्थित होती है, यानी कि उसके साथ अटैच्ड होती है। और ये आपको मैनुअल एप्लीकेशन की तुलना में हाई एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो गिव्स द फोकस्ड एप्लीकेशन एंड मल्टी एक्सेस मूवमेंट। ये जो आपका रोबोटिक आर्म होता है ये आपको एक फोकस्ड एप्लीकेशन देता है, यानी कि जो भी आपको टारगेट पे कोटिंग करनी है तो वहाँ पर ये आपका फोकस रहेगा, कहीं पे भी मूव नहीं होगा और आपको बहुत सारे एक्सेस में यानी मल्टी एक्सेस में मूवमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये आपका इजीली मल्टी एक्सेस में मूव कर सकता है और आपको फोकस्ड एप्लीकेशन देता है। जबकि मैनुअल जो आपका होता है उसमें क्या होता है, आपको जो एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं मिलती है और जो फोकस्ड एप्लीकेशन है वो भी आपको प्रोवाइड नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा बहुत रोटेशन हो जाता है बिकॉज वो आपकी हैंड होती है। और जो मल्टी एक्सेस यहाँ मूवमेंट आपको मिलता है रोबोटिक में, वो आपको मैनुअल में नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर जो मैनुअल में अगर हम देखें तो वहाँ पर सिंपली एक एक्सेस में आपको मूवमेंट प्रोवाइड किया जाता है। और जो आपकी रोबोटिक पेंटिंग है, ये पेंटिंग आपको मेनली लेबर रिडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। यहाँ पर लेबर का ज़्यादा काम नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, रोबोटिक आर्म कम इन मैनी डिफरेंट साइजेस विद डिफरेंट कंट्रोल ऑप्शन। जो रोबोटिक आर्म आपका होता है वो डिफरेंट साइजेस में, चाहे वो आपके शॉर्ट हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे आपके लार्जर हो, तो डिफरेंट साइजेस में आपके डिफरेंट कंट्रोल ऑप्शन के साथ आपको ये मिलता है। A typical software driven controller can manage color change, air control, part queuing, arm homing, synchronization। तो ये जो रोबोटिक आर्म है ये आपका किस तरह से ऑपरेट होता है, तो ऑपरेट होने के लिए यहाँ पर रोबोटिक आर्म के साथ एक टिपिकल सॉफ्टवेयर ड्राइवन कंट्रोलर सेट किया जाता है। ये ड्राइवन कंट्रोलर आपको क्या करता है, इसमें ऑलरेडी पहले से ही इस सॉफ्टवेयर में सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी सेट होती हैं और इसमें हम जैसे कलर चेंज आपको करना है तो ये सारी चीज़ें आपकी पहले से ही सॉफ्टवेयर में मैनेज होंगी। एयर को कंट्रोल करना है, पार्ट को लाइन वाइज किस तरह से पेंट करना है, आर्म होमिंग यानी कि किस तरह से आपकी जो रोबोटिक आर्म है वो आपकी पार्ट तक जाएगी और पार्ट से फिर वापस आ जाएगी, और किस तरह से आपका कंटिन्यूस साथ साथ जो सिंक्रोनाइजेशन है वो होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी मैनेज होती हैं। विद अ स्लिम रिस्ट डिज़ाइन द रोबोटिक आर्म कैन प्रोवाइड 360 डिग्री ऑफ रोल एंड 90 डिग्री ऑफ पिच एंड याव। अगर हम देखें तो जो आपकी रोबोटिक आर्म होती है वो बहुत ज़्यादा स्लिम होती है, यानी उसकी जो रिस्ट डिज़ाइन होती है कैसी होती है, स्लिम होती है, जिसकी वजह से वो आसानी से मूवेबल होती है। तो मूवेबल बहुत अच्छी तरह से आपकी करती है, यानी कि बहुत अच्छी तरह से मूवमेंट होता है इसका स्लिम रिस्ट डिज़ाइन की वजह से। और जो मूवेबल होती है वो 360 डिग्री मूवेबल होती है, यानी कि आपकी 360 डिग्री जो रिस्ट है
रोबोटिक आर्म की वो 360 डिग्री क्या हो जाती है, रोल हो जाती है। और जो पिच और याह की अगर हम बात करें तो वो आपकी 90 डिग्री तक हो जाता है। तो ये हमारी क्या थी, रोबोटिक पेंटिंग। तो रोबोटिक पेंटिंग यानी कि आपकी हाई एक्यूरेसी, हाई कंसिस्टेंसी और लो लेबर के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्टरनेटिव पेंट मेथड्स की। तो जो हमारे अल्टरनेटिव पेंट मेथड्स होते हैं, तो अगर हम जो स्प्रे टेक्निक अभी हमने जो पढ़ी थी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, जैसे आपकी मैनुअल थी स्प्रे एप्लीकेशन, ऑटोमेटिक स्प्रे एप्लीकेशन, मीन जो आपकी रोटरी एटोमाइजेशन सिस्टम था, वो सारी चीज़ें आपकी एटोमाइजेशन को क्रिएट करने के लिए थी। यानी कि जब हम पेंट को एक स्प्रे के रूप में सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, यानी कि पेंट को जब हम स्मॉल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो जो टेक्निक होती है वो आपकी क्या कहलाती है, एटोमाइजेशन टेक्निक। लेकिन अगर हम एटोमाइजेशन टेक्निक के विपरीत बात करें तो और भी हमारे पेंटिंग मेथड्स हैं जिसमें हम विदाउट स्प्रे भी सरफेस को क्या कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके अल्टरनेटिव मेथड्स यूज होते हैं वो आपके सेवरल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें हम लिक्विड पेंट को इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके अल्टरनेटिव पेंट मेथड्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जिसमें फर्स्ट देखिए डिप कोटिंग, फ्लो कोटिंग, रोलर कोटिंग और कर्टन कोटिंग। इस तरह से ये जो आपके मेथड्स हैं ये हमारे क्या हैं, अल्टरनेटिव मेथड्स हैं कंपेयर देन स्प्रे टेक्निक। तो स्प्रे टेक्निक के अलावा जो आपके पेंटिंग मेथड्स हैं वो हमारे कौन कौन से हैं, डिप, फ्लो, रोलर, कर्टन और एक्सेट्रा भी हमारे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आज डिप कोटिंग की। तो जो हमारी डिप कोटिंग होती है इसमें देखिए, इन अ डिप कोटिंग एप्लीकेशन द पार्ट इज सिंपली इमर्ज्ड इन टैंक ऑफ पेंट। तो डिप जैसा कि आपको नाम से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हम डिपिंग करेंगे कोटिंग को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर डिप कोटिंग एप्लीकेशन में हम पार्ट को क्या करते हैं, सिंपली पेंट के टैंक में इमर्ज करते हैं। तो कुछ इस तरह से ये हमारा होता है। तो ये हमारा कन्वेयर होता है और ये हमारे हुक होते हैं जो पार्ट को हैंग करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये हमारा क्या है, पेंट टैंक है। इसमें हमारा क्या होता है, फ्लूइड यानी कि जो आपका पेंट आपको सरफेस के ऊपर कोट करना है वो इसमें फिल होता है। और जिस भी पार्ट के ऊपर आपको कोटिंग अप्लाई करनी हो वो पार्ट क्या करते हैं, हम कन्वेयर के द्वारा हैंग करते हैं और उसे पेंट के टैंक में क्या करते हैं, डिप करते हैं। तो डिप करने से क्या होता है, इस जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पूरी तरह से पेंट में डिप हो जाता है और उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है पेंट की। नेक्स्ट देखिए, एक्सेस पेंट ड्रेन्स बैक इनटू द टैंक वंस द पार्ट इज रिमूव्ड। तो जब हम पार्ट्स को टैंक में डिप करते हैं तो आपका जो पार्ट है वो पूरी तरह से इमर्स हो जाता है पेंट में और पेंट पूरे सरफेस पे अप्लाई हो जाता है। और जब आप दोबारा से पार्ट को क्या करते हैं, हैंग करते हैं, रिमूव करते हैं कंटेनर से, तो रिमूव करते टाइम जो आपका एक्सेस पेंट होता है यानी जो सरफेस के ऊपर एक्सेस अमाउंट में पेंट होता है वो क्या हो जाता है, ड्रेन हो जाता है कंटेनर के अंदर। पार्ट्स में बी हैंडल इन बैच और विद कन्वेयर। ये जो पार्ट्स होते हैं इन्हें हैंडल करने के लिए हम कन्वेयर सिस्टम का यूज़ करते हैं या फिर बैच वाइज इन्हें हम हैंडल करते हैं। डिप टैंक कैन बी बिल्ड इन एनी साइज नीडेड फॉर स्मॉल और लार्ज पार्ट। ये जो हमारे टैंक बनते हैं जो पार्ट को डिप करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो ये जो हमारे टैंक हैं ये आपके किसी भी साइज में बनाए जा सकते हैं, चाहे वो साइज़ आपका स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, बट ये साइज़ आपका डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह के पार्ट्स पर कोटिंग अप्लाई करनी है। अगर स्मॉल साइज़ के आपके पार्ट्स हैं तो आपका टैंक स्मॉल
साइज का होगा, और अगर आपके बहुत लार्ज पार्ट्स पर आपको कोटिंग करनी है तो आप वहाँ पर लार्ज डिप टैंक का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमें प्रोविज़न अप्लाई करने होते हैं, वो प्रोविज़न हमारे कौन कौन से होते हैं। प्रोविज़न मस्ट बी मेड फॉर सर्कुलेशन, फिल्टरिंग एंड कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी। यहाँ जो हमें प्रोविज़न देखने हैं वो प्रोविज़न हमारे कौन कौन से लिए जाते हैं। फर्स्ट सर्कुलेशन, यानी कि आपका जो पेंट का सर्कुलेशन है वो टैंक में जो आपने पेंट फिल किया है तो वो अच्छी तरह से सर्कुलेट हो सके। दूसरी चीज़, आपका जो पेंट है वो कैसा होना चाहिए, फिल्टर्ड होना चाहिए, यानी कि उसमें कंटामिनेटेड पार्टिकल नहीं होने चाहिए। और जो टेम्परेचर है आपका बूथ का, या फिर जहाँ पर आप पेंट को अप्लाई कर रहे हैं, तो पूरे बूथ का जो टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपकी विस्कोसिटी भी क्या होती है, चेंज होती है। तो ये सारे हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं जिसे हमें अच्छी तरह से मैनेज करना पड़ता है। बिकॉज ऑफ द फायर हजार्ड्स इन्वॉल्व डिप ऑपरेशन यूजिंग फ्लेमेबल पेंट्स मस्ट बी इक्विप्ड विद CO2 फायर एक्सटिंग्विश सिस्टम एंड डम टैंक। फायर हजार्ड्स इन्वॉल्व होने की वजह से, क्योंकि आपका यहाँ डिप टैंक हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पेंट होता है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट आपका रिड्यूस होता है, आपका इवेपोरेट होता है सॉल्वेंट, तो उस वजह से फायर हजार्ड्स आपका यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। इसकी वजह से हमें इन सारी चीज़ों का प्रोविज़न करना ज़रूरी होता है। डिप ऑपरेशन में हमारे, आप जानते हैं जितने भी हमारे पेंट्स होते हैं वो मोस्टली फ्लेमेबल होते हैं, तो फायर हजार्ड्स की कंडीशन को रिड्यूस करने के लिए हम जितने भी आपके ये टैंक या सिस्टम होते हैं इनके साथ हम CO2 फायर एक्सटिंग्विश को यूज़ करते हैं, जिससे आपका फायर हजार्ड की संभावना क्या हो जाए, कम हो जाए। अब हम बात करते हैं डिप टैंक के एडवांटेजेस की, यानी डिप कोटिंग अगर आप अप्लाई करें तो क्या क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। तो फर्स्ट जो हमारा एडवांटेज दैट इज सिंपल इक्विप्ड, यानी ये आपका एक सिंपल इक्विपमेंट होता है, बहुत सिंपल इक्विपमेंट होता है, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सेस आपके नहीं होते हैं। लो स्किल्ड लेबर रिक्वायरमेंट, यहाँ पर आपको लो स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जो आपके लेबर है वो बहुत ज़्यादा अगर स्किल्ड नहीं होंगे तो भी वो यहाँ पर वर्क कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हाईली स्किल्ड लेबर की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर आपके लो स्किल्ड भी हैं लेबर तो वो भी आसानी से इसे मैनेज कर सकते हैं, इस कोटिंग को, इस टेक्निक को। ईजिली ऑटोमेटेड, या आसानी से आपका ऑटोमेटेड हो जाता है। वेरियस पार्ट शेप कैन बी मिक्सड, यहाँ पर डिप कोटिंग में अगर आपको डिफरेंट साइज के डिफरेंट शेप्स के पार्ट्स को एक साथ कोट करना है एक ही कलर में तो भी आप उसे कर सकते हैं। लिटिल पेंट इज वेस्टेड इफ द पार्ट इज अलाउड टू ड्रिप ओवर द टैंक, अगर आप पार्ट को एक बार इमर्स करने के बाद टैंक के ऊपर ही हेल्ड करके रखते हैं ताकि जो भी आपका पेंट सरफेस के ऊपर एक्सेस अमाउंट है वो आपका ड्रिप हो जाए टैंक के अंदर, तो वहां पर उस कंडीशन में आपका पेंट क्या होता है, बहुत कम वेस्टेज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की। तो लिमिटेशन में देखिए सबसे पहले विस्कोसिटी कंट्रोल इज क्रिटिकल, यहाँ पर विस्कोसिटी को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है। इफ द पेंट इज टू विस्कस, टू मच पेंट इज यूज्ड एंड फिल्म थिकनेस इज टू हाई, लो विस्कस रिजल्ट इन पेंट फिल्म आर दैट आर टू थिन। विस्कोसिटी कंट्रोल यहाँ पर क्यों क्रिटिकल होता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हाईली विस्कस पेंट यूज कर रहे हैं, हाई सॉलिड कोटिंग का अगर आप यूज कर रहे हैं, तो इस कंडीशंस में क्या होता है, आपका ज़्यादा पेंट यूज होगा। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है पेंट की तो आपका पेंट ज़्यादा यूज होगा, और हाईली विस्कस पेंट की वजह से जो पेंट फिल्म की थिकनेस बनेगी सरफेस के ऊपर वो कैसी होगी, हाई बनेगी, यानी थिकनेस कैसी हो जाएगी, उसकी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से अगर आपको असेंबलिंग करनी है उन पार्ट्स की तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पेस क्रिएट होने लग जाएगा, वो आसानी से असेंबल या एडजस्ट नहीं होते हैं। अगर विस्कोसिटी बहुत कम है तो आपकी पेंट फिल्म कैसी बनेगी, बहुत ज़्यादा थिन बनेगी, बहुत ज़्यादा पतली बनेगी, जिससे आपको जो फिनिश अपीयरेंस है वो अच्छा प्रोवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर विस्कोसिटी कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये सबसे क्रिटिकल पैरामीटर होता है। ग्रेजुअल टैंक कंटामिनेशन इज पॉसिबल, यहाँ पर आपका लगातार जो टैंक होता है, यानी ग्रेजुअल टैंक यानी कि कंटिन्यू जो आप टैंक का यूज़ कर रहे हैं उसका कंटामिनेशन यहाँ पर होता है। अब वो कंटामिनेशन इसलिए होता है कि आप जिस भी टैंक को यूज़ कर रहे हैं पार्ट को इमर्स करने के लिए, तो क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है कभी कभी
उस पर से जब आपका पेंट नीचे टैंक में जाता है तो वो आपका सॉल्वेंट इवेपोरेशन की वजह से जल्दी ड्राई हो जाता है और वो आपका एक तरह से सॉलिड लेयर में कन्वर्ट हो जाता है और टैंक में जाके डिपॉजिट हो जाता है, तो वहाँ पर कंटामिनेशन प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको टैंक को कंटिन्यू क्लियर और फिल्टर करना ज़रूरी होता है। सम पार्ट्स आर हार्ड टू इमर्स बिकॉज ट्रैप्ड एयर कीप्स देम फ्लोट। कुछ पार्ट्स को अगर आप डिप कोटिंग के द्वारा कोट करना चाहते हैं तो वो आपके हार्ड होते हैं, क्योंकि कुछ पार्ट्स में क्या होता है आपकी एयर ट्रैप्ड हो जाती है और वो फ्लोट करने लग जाता है, तो वो इमर्स नहीं होते। तो कुछ ऐसे पार्ट्स जो आसानी से इमर्स नहीं होते उन पर इसकी कोटिंग करना काफ़ी टिपिकल हो जाता है। नेक्स्ट, विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ पेंट सॉल्वेंट देयर आर फायर एंड टॉक्सिसिटी हैजार्ड। क्योंकि हम यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम में पेंट का यूज़ करते हैं डिप कोटिंग में, इस वजह से सॉल्वेंट इवेपोरेशन ज़्यादा होता है और सॉल्वेंट इवेपोरेशन की वजह से फायर और टॉक्सिसिटी हैजार्ड्स की संभावना बढ़ जाती है। फिल्म थिकनेस कंट्रोल इज द प्रॉब्लम, पेंट में बिकम ट्रैप्ड इन रिसेस एंड ड्रेन स्लोली। ये जो आपकी फिल्म थिकनेस यहाँ पर होती है, जैसे मैंने अभी आपको विस्कोसिटी कंट्रोल के बारे में बताया था, तो फिल्म थिकनेस कंट्रोल भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। बिकॉज जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं तो अगर उसमें कहीं पे भी रिसेस हैं या ऐसे कोई टिपिकल कॉर्नर्स हैं या एजेस हैं जहाँ पर आपका पेंट ट्रैप हो जाता है, तो वो ट्रैप पेन आपका फ्लैट सरफेस की तुलना में बहुत धीरे धीरे ड्रेन होता है कंटेनर के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है जितना वो धीरे स्लोली ड्रेन होगा उतनी जल्दी जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट होगा और सरफेस क्या होती जाएगी, सॉलिड होती जाएगी। तो उस कंडीशन में भी फिल्म थिकनेस क्या होगी आपकी अनइवन फॉर्म होती है। For vertical surface, paint at the bottom is thicker than top, so fatty edges from which break under thermal or mechanical shock. अगर हम वर्टिकल सरफेस की बात करें तो जब हम पार्ट को हैंग करते हैं ड्राई करने के लिए, तो जो पेंट होता है वो हमारा बॉटम में एक थिक लेयर बना लेता है कंपेयर देन टॉप, क्योंकि टॉप से आपका बहुत जल्दी पेंट नीचे की ओर ड्रेन होता है और ऊपर आपका सॉल्वेंट इवेपोरेट होता है, तो वहाँ फिल्म की थिकनेस आपकी थिन होती है और नीचे जब वो सॉल्वेंट तो आपका इवेपोरेट कंटिन्यू होता रहता है, तो एक बार जब सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाता है तो नीचे जो आपकी जैसे ये आपका सरफेस है तो ऊपर तो आपका वो क्या हो जाएगा नीचे ड्रेन होता जाएगा, तो ऊपर की सरफेस तो इवन हो जाएगी थिकनेस उसकी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक बार ये आपका सॉलिड हो जाएगा सॉल्वेंट इवेपोरेशन की वजह से, लेकिन फिर यहाँ पर आपका ये जो ऊपर वाला पेंट है वो ड्रेन होकर जब यहाँ पर आने लग जाएगा तो वो एक थिक लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो थिक लेयर एक फैटी एज में कन्वर्ट हो जाती है और जब उस पर कोई मैकेनिकल शॉक या थर्मल शॉक हम अप्लाई करते हैं तो वो आपकी क्या हो जाती है, थिकनेस हाई होने की वजह से ब्रेक हो जाती है। तो ये हमारी डिप कोटिंग थी।